नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक चीज की जिसने सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि उसके नक्शे और उसकी किस्मत को भी बनाया है। ये कहानी है भारत के संविधान की और ये कि कैसे उसने आज के भारत की सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। हम सबने सुना है कि नए राज्य बनते हैं, राज्यों की बाउंड्री बदल जाती है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं सुना कि कोई राज्य भारत से अलग हो गया? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो भारत को ऐसे एक अटूट बंधन में बांध कर रखती है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे देश के सबसे जरूरी दस्तावेज में, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो आइए इस बुनियाद के अंदर जरा झांक कर देखते हैं। तो ये संविधान होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी देश के लिए एक रूल बुक है। यही तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे और देश का पूरा ढांचा कैसा होगा। मतलब देश का सबसे बड़ा कानून। और बिल्कुल यहीं हमें अपना पहला सुराग मिलता है। संविधान का पहला ही अनुच्छेद आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। अब यहाँ ये जो शब्द है ना, यूनियन, इसे बहुत सोच समझ कर चुना गया था और इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, मोटे तौर पर देशों का स्ट्रक्चर 3 तरह का हो सकता है। एक होता है परिसंघ या कॉन्फेडरल, जहां केंद्र बहुत कमजोर होता है और राज्य जब चाहें अलग हो सकते हैं। दूसरा है फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका, जहां केंद्र और राज्यों में पावर बटी होती है और राज्य चाहें तो एक समझौते के तहत अलग हो सकते हैं। और फिर आता है तीसरा, यूनियन, जहां केंद्र बहुत मजबूत होता है और राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार बिल्कुल नहीं होता। भारत एक यूनियन है और यही उस पहले सवाल का सीधा जवाब है। तो ठीक है, भारत एक यूनियन है, पर संविधान केंद्र सरकार को ये शक्ति देता कैसे है? इसका पूरा खाका हमें मिलता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 में। ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो भारत की संसद को देश की सीमाओं को मैनेज करने का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 2 ये संसद को एक बहुत बड़ी पावर देता है, भारत के बाहर के किसी भी इलाके को भारत में शामिल करने की। मतलब अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहे तो हमारी संसद राष्ट्रपति से पूछकर ऐसा कर सकती है। और ऐसा हुआ भी है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिक्किम। 1975 में इसी आर्टिकल 2 की शक्ति का इस्तेमाल करके सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के तौर पर शामिल किया गया था। ये दिखाता है कि बाहर से किसी क्षेत्र को कैसे जोड़ा जा सकता है। अब आता है आर्टिकल 3 और ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इस संसद को भारत के अंदर ही किसी भी राज्य की सीमाओं को, उसके एरिया को या यहां तक कि उसके नाम को बदलने की ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उस राज्य की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका इस्तेमाल कई बार हुआ है। याद कीजिए, साल 2000 में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। ये सब इसी आर्टिकल 3 के तहत हुआ था। और इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए है आर्टिकल 4। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे, जैसे किसी नए राज्य को बनाना या किसी की बाउंड्री बदलना, उसके लिए संविधान में कोई बड़ा संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संसद इसे एक साधारण कानून की तरह सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। सोचिए, संविधान बनाने वालों ने केंद्र को ये काम कितना आसान कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने केंद्र को इतनी ज्यादा पावर दी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब अखंड भारत टूट रहा था। ये कहानी थोड़ी दर्दनाक है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। सोचिए, 1893 में डूरेंट लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। फिर 1935 में बर्मा यानी आज का म्यांमार अलग कर दिया गया और 1947 में विभाजन का जख्म मिला और पाकिस्तान बना। बार बार देश के टूटने के इस दर्द ने हमारे नेताओं को सिखाया कि भारत की एकता को हर कीमत पर बचाना है। विभाजन तो एक चुनौती थी ही, पर उसके साथ साथ एक और पहाड़ जैसी चुनौती मुंह बाय खड़ी थी, और वो थी सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को एक देश में मिलाने की। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। जरा सोचिए, आजादी के वक्त 552 से भी ज्यादा रियासतें थी, हर किसी का अपना राजा, अपना कानून। इन सबको एक साथ एक देश में लाना लगभग नामुमकिन सा काम लग रहा था। अंग्रेजों ने इन सभी राजा महाराजाओं को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर एक आजाद देश बनकर रहो। अभी जो तीसरा ऑप्शन था ना,
ये भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा था। ये देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर सकता था। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया 3 लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबैटन। उनकी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय ने ही भारत के उस नक्शे को बनाया जिसे हम आज देखते हैं। हैदराबाद का किस्सा तो इस पूरी चुनौती का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वहां के निजाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। सरदार पटेल ने तब एक पुलिस एक्शन लिया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना पुलिस की वर्दी में हैदराबाद में दाखिल हुई और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो इस पूरी कहानी, इन ऐतिहासिक घटनाओं और इन संवैधानिक ताकतों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली तस्वीर उभरती है। और यही है भारत की अनोखी पहचान। इसे अक्सर एक लाइन में कहा जाता है, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि संसद राज्यों को बना सकती है, तोड़ सकती है, उनकी सीमाएं बदल सकती है, लेकिन कोई भी राज्य इस संघ को, इस देश को कभी नहीं तोड़ सकता। ये संघ हमेशा रहेगा, ये अविनाशी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज 21वीं सदी में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, भारत की एकता के लिए इस अनोखे संवैधानिक शक्ति का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे कल, आज और आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।